हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 29 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहले है न्यू आइलैंड, जो लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशन में एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड। इसके बाद ये एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है एंड इसकी फ्री एसोसिएशन है न्यूजीलैंड के साथ। तो बेसिकली न्यूजीलैंड ही जो इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो हैंडल करता है एंड ये एक UN मेंबर नहीं है, लेकिन जो वेरियस UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको एक फ्रीली एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा देते हैं एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनेस्को है तो उसका इनफैक्ट ये मेंबर भी है एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोरल आइलैंड्स। तो कोरल ओरिजिन का है ये आइलैंड एंड इसमें कोई भी नेचुरल पॉन्ड या वेटलैंड नहीं है। इसीलिए जो आपने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी, ट्रेवर मेलार्ड जो एक डक थी विच डाइड टुडे येस्टरडे सॉरी, तो इट वाज नोन एज द लोनलीएस्ट डक, क्योंकि वहाँ पर ये जो डक की स्पीशीज़ है वो पाई ही नहीं जाती एंड ऐसा माना जाता है कि जब एक स्टॉर्म आया था तो तब हो सकता है कि ये जो डक थी इट माइट हैव गॉट ड्रॉन बाय द स्टॉर्म टू दिस प्लेस। ठीक है जी। एंड ये जो मेलार्ड की स्पीशीज़ की डक्स हैं, दीज आर लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ एज पर IUCN रेड डेटा बुक। ठीक है जी। इसके बाद हम ये मैप है तो यहाँ पर है लोकेटेड हमारा न्यू आइलैंड एंड दिस इज़ न्यूजीलैंड एज यू ऑल नो। ठीक है जी। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है ये। तो ऐसी छोटी सी चीज़ें दो तीन देख लेंगे हम, तो थोड़ी इसकी स्पेशल जब क्लैरिटी होगी तो इफ़ देयर इज़ बाय चांस अ क्वेश्चन तो हम हैंडल कर पाएंगे उसको। एंड एक दो और जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनकी भी जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप मैप में देख लेंगे तो थोड़ा लोकेट करने में आसानी रहेगी एंड इसका कैपिटल ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। तो इनमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो बॉन्ड्स निकालेंगे एंड गवर्नमेंट वुड बी परचेजिंग देम एंड उसके बाद जो भी वो पैसा होगा वो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक की कैपिटलाइजेशन में डालेगी। तो बैंक के पास अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बैंक के पास कैपिटल है वो उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एंड बैंक्स वुड बी एबल कि वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उन पैरामीटर्स पर खरे उतरे। ठीक है जी। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो डिपॉजिटर्स हैं अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़ायदा है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके बैंक्स में दिखा रही है, अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो डिपॉजिटर का जो सेंटिमेंट है वो भी स्ट्रांग होता है इससे। एंड मोर ओवर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आ रहा है जो बैंक है उनको। एंड मोर ओवर जो बैंक हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बैंक के पास कैपिटल के साथ साथ अब इंटरेस्ट भी आ गया, तो दो चीज़ें हो गई बैंक के लिए जो बेनिफिशियल। उसके बाद ये जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं इनको जो SLR के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता एंड ना ही मिनिमम सॉवरन बॉन्ड्स की कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है जो बैंक्स के पास होनी ज़रूरी है एंड ना ही इनकी ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है जी। क्योंकि ये जो पैसा है बेसिकली बैंक का कैपिटल रेज करने में लग रहा है। तो कैपिटल अगर आपको नहीं पता तो कैपिटल वो सम ऑफ मनी है जो बैंक के ओनर्स उसमें डालते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई बैंक खोलना है तो आपके पास कुछ पहले इतना पैसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट देखेगी। नॉर्मली RBI देखता है कि अगर इतना पैसा आपके पास है तभी आप बैंक खोल सकते हैं। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की क्या हुई है कि उतना पैसा भी नहीं है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी बैंक खोलने के लिए। तो इसलिए अब रिकैपिटलाइजेशन का ये जो फिनोमिनन है वो स्टार्ट किया है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू। एंड क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्फ्यूजिंग मनी फ्रॉम द स्टेट कॉफर्स, तो गवर्नमेंट बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल में समझाऊं तो बैंक क्या करेगा, बैंक पहले रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स निकालेगा, इट वुड बी फ्लोटेड इन द मार्केट एंड हम जैसे लोग उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो बैकिंग किसकी है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट वुड बी लायबल टू पे योर मनी बैक। ठीक है जी। तो अब आपने वो बॉन्ड्स खरीद लिया, आपका पैसा चला गया
गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर रही है। तो इन अ वे गवर्नमेंट क्या कहाँ से लेकर आ रही है पैसा, जनता से पैसा आ रहा है, तो स्टेट कॉफर से नहीं आ रहा, इसीलिए इसका जो फिस्कल डेफिसिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इनका ये भी एक फ़ायदा है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स का। तो इससे हम मल्टी जो फोल्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा वो अचीव कर रहे हैं कि बैंक में कैपिटल भी आ गया, बैंक्स को जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस थे उनको इंटरेस्ट अर्निंग भी हो गई, एंड लोग जो हैं उनका भी कॉन्फिडेंस अब बैंकिंग सेक्टर में बढ़ गया गवर्नमेंट का इस इनिशिएटिव से, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो बैंकिंग सेक्टर में अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, तो ऐसे हमने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू। इसके बाद लेप्रेसी की बात करते हैं हम। तो लेप्रेसी बेसिकली है क्या, इसको हैंसन्स डिजीज़ भी बोला जाता है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसलिए एंटीबायोटिक्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। एंड जो मोस्ट यूजुअल ड्रग्स हैं वो कौन से हैं, एक तो रिफेम्पिसिन है एंड दूसरा इज़ क्लोफाजिमीन। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं इनको आपने ध्यान में रखना है। एंड इसमें होता क्या है लेप्रोसी में, जो यूजुअली या तो स्किन को इफ़ेक्ट होता है आपकी, या फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें थोड़ा इफ़ेक्ट जाता है, या फिर जो म्यूकस लाइनिंग है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या आइज़ की, दे गेट अफेक्टेड। एंड किसी भी एज में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी टू वेरी ओल्ड एज। एंड जो इसका ट्रांसमिशन का रूट है वो अभी तक कुछ ऐसे फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि पहले माना जाता था कि अकेले कांटेक्ट से होता है, लेकिन उसके बाद रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन देखी गई, एंड उसके बाद अब इवन इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ट्रांसमिशन। तो एक कोई फिक्स्ड रूट का अभी तक हमें पता नहीं चला। एंड इंडिया में नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, एंड जो एलिमिनेशन थी इस डिज़ीज़ की, लेप्रेसी की, वो इंडिया ने 2005 में ही अचीव कर ली थी। लेकिन जो शॉकिंग बात क्या है कि एलिमिनेशन होने के बावजूद भी प्रेजेंटली अराउंड 13 ईयर्स बाद भी जो मोस्ट नंबर ऑफ लेप्रेसी केसेस हैं वो अब भी इंडिया में ही पाए जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न। तो लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। एंड इसमें होता क्या है, जो स्ट्रेटजीज़ एंड प्लान्स हैं वो तो सेंट्रली डिज़ाइंड हैं, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। एंड इसमें कुछ हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रेसी एसोसिएशंस, एंड कुछ जो एनजीओज़ हैं वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने इसके ड्रग्स देख लिए, इसका कारण देख लिया, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, एंड जो ट्रांसमिशन है वो अभी तक श्योर नहीं है। एज ग्रुप देख लिया जो अफेक्ट करता है जिसको ये, एंड क्या चीज़ों को अफेक्ट करता है वो भी अब हमें पता चल गया। ठीक है जी, इसके बाद ये इंडिया की प्रोग्रेस है 1981 से लेकर अगर हम 2011 तक देखें, तो जो पहले रेड एरिया था ये पूरा लेप्रेसी से ग्रस्त था, लेकिन धीरे धीरे वी आर टर्निंग इनटू ग्रीन, एंड अब काफ़ी कम रह गया है। लेकिन अभी आज की जो न्यूज़ थी, बिहार में काफ़ी ज़्यादा इसका जो प्रकोप है वो हमारे सामने आया है। 32 आउट ऑफ 35 जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन्होंने अचीव कर लिया है लेप्रेसी को इरेडिकेट करना, लेकिन एलिमिनेट करना। इरेडिकेशन अभी प्रॉपरली हुई नहीं है, तो इरेडिकेशन के लिए हमें काम करना है। आगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो या तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, या फिर जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड डायबिटीज़ एंड कैंसर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड जो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो जो मेजर किलर्स हैं वो यही कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस हैं, जो कि अराउंड 8.5 मिलियन लाइव्स हर साल इनकी वजह से पीपल लूज देयर लाइव्स, अराउंड 8.5 मिलियन लाइव्स। तो ये कहना है WHO का। एंड 1/3 ऑफ दीज डिजीज आर प्री मैच्योर एंड अकर बिफोर द एज ऑफ 70, अफेक्टिंग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो ये एक स्टडी है बेसिकली WHO की। तो उनका कहना है कि जो 1/3 इस डिज़ीज़ का जो स्प्रेड है, जो डेथ है बेसिकली 1/3 ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बिलो द एज ऑफ 70 होती है। एंड जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं जो इस एज ग्रुप में दे वुड हैव बीन यूज एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो इन्हीं की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। एंड 4 मेजर जो कॉजेज़ हैं ऑफ
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, वो कुछ बिहेवियरल रीजंस ही हैं। जैसे एक तो टोबैको यूज़ को प्रोमिनेंट रखा गया है इसमें, उसके बाद डाइट आपकी कैसी है, अनहेल्दी डाइट को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है कि ये कॉज करते हैं। एंड इसके बाद अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इनसफिशेंट है, प्रॉपरली आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी यू कैन अट्रैक्ट सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एंड फाइनली हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल। तो ये 4 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से जो NCDs हैं वो फैलते हैं। एंड दे अफेक्ट द पुअर, इम्पॉवरिश फैमिलीज एंड प्लेस अ ग्रोइंग बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये इनके इल अफेक्ट हैं कि एक तो जो पुअर पीपल हैं, दे व्हेन दे आर अफेक्टेड बाय सच डिजीज़, तो एक तो इनका इलाज बहुत महंगा है। एंड मोरओवर इसी कारण से होता क्या है, जो फैमिलीज़ हैं दे आर ट्रैप्ड इन द सर्कल, तो वो एक विशियस सर्कल में आ जाते हैं पॉवर्टी के। तो बार बार जो इनके इलाज एंड मेडिसिन में जो पैसा लगता है दैट गोज़ एज अ वेस्ट, क्योंकि अदरवाइज़ वो पैसा किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जा सकता था। एंड इसीलिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है उन पर भी बर्डन है, क्योंकि जो आप लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनको अगर केटर करने में लग जाएंगे, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मेजर डिजीज़ जो कि यूजुअली किसी रीजन के स्पेसिफिक होते हैं, उनके तरफ आपकी जो अटेंशन है वो थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी। एंड इसीलिए द थिंग्स दे सफ़र अ लॉट। एंड ये होते क्यों हैं, बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ ही हैं ये। तो आपके रहने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इनको। तो ये बेसिक सी एक स्टडी हुई थी WHO की तरफ से, तो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस सिलेक्ट किए करने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 10 पब्लिक सेक्टर से होंगे एंड 10 प्राइवेट सेक्टर से, एंड जो एंजॉय करेंगे कंप्लीट ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज द एकेडमिक स्फीयर। ठीक है जी। तो हुआ क्या था कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेटिंग्स थी उनमें जो इंडियन यूनिवर्सिटी कोई भी अचीव नहीं कर पाई कोई सूटेबल रैंक, इनफैक्ट उन लिस्ट में ही नहीं आ पाई। तो ये एक मेजर सेटबैक आया इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि दे वुड फ्लोट द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, एंड ऐसे 20 इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी, एंड कुछ ग्रीनफील्ड नए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएंगे। जैसे जियो इंस्टीट्यूट को टैग दिया था गवर्नमेंट ने, जो काफ़ी ऐसे न्यूज़ में रहा उस टाइम पर कि कंटेस्टेड था कि कैसे अब तक जो इंस्टीट्यूट बना ही नहीं, आपने कैसे उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दे दिया। बट एनी हाउ, तो ग्रीनफील्ड एज वेल एज जो ब्राउनफील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों को इस तरह से अब हमने रीडिज़ाइन करना है कि वो फाइनली कुछ सालों बाद जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग होगी उनमें आ सके। एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उनमें तो इनकी रैंकिंग होगी ही होगी। उसके बाद विद इन 5 years गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दे वुड गेट रैंक दैमसेल्व्स इन द इंटरनेशनल रैंकिंग इंडेक्स ऑफ रिप्यूट। तो रिप्यूटेड इंटरनेशनल रैंकिंग इंडेक्स में उनका आना अनिवार्य माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाएगी कि वो आ जाएं। एंड जो प्रपोज्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो ये फ्री हैं कि डिसाइड कर सकते हैं जो भी अपनी फ़ी है फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन स्टूडेंट्स, उनकी मर्ज़ी है। एंड जो कोर्स ड्यूरेशन है, कोर्स का स्ट्रक्चर है, वो कितना फ्लेक्सिबल रखना है, कैसे करना है, पूरी आज़ादी है इस डायरेक्शन में उनको। मोर ओवर द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दे वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अप्रूवल्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, दोनों के अप्रूवल से एग्जेम्प्ट हैं ये फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ ये अपना चाहें तो कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीज़ जो नेगेटिव लिस्ट में हैं ईदर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो दोनों अगर जो इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं अगर वो इनकी नेगेटिव लिस्ट में है तो दैट वुड बी एन एक्सेप्शन, उनके साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ कोई बंदिश नहीं है। एंड जो 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ₹1000 करोड़ ईच मिलेंगे फ्रॉम द HRD मिनिस्ट्री, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की प्रोविज़न नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।